चतुर्दश्यां तिथौ शुक्लपक्षे भारतीय इतिहास संकलन योजना नवदेहली मैसूरु विश्वविद्यानिलयस्य शतमानोत्सव समितिः अपि च भारतीय इतिहास अनुसंधान केंद्रम ICHR नवदेहली एतेषां सर्वेषां संयुक्ताश्रये अद्य क्रिस्तीय पंचदशोत्तर-विंशतिशततमे संवत्सरे डिसेम्बर् मासे 24तमदिनाङ्कतः 26तमदिनाङ्कपर्यन्तं भारतीय नारी संस्कृतिश्च आदितः वर्तमानपर्यन्तम् इति विषयमधिकृत्य 10मम् अधिवेशनं प्रारम्भं कर्तुं संकल्पयामः। सर्वैः अंगीकृतक्रियताम्। ओम। धन्यवाद जयश्री जी। आज का यह राष्ट्रीय अधिवेशन गोवा की महामहिम राज्यपाल, प्रख्यात लेखिका, राष्ट्रीय जीवन धारा से अपने को संपृक्त करते हुए, जोड़ते हुए, सुदूर अंचल में बसे हुए लोगों के भी जीवन की चिंता करने वाली, अपनी लेखनी में उसको लिपिबद्ध करने वाली आदरणीय श्रीमती मृदुला सिन्हा जी के करकमलों से इस सत्र का उद्घाटन होना है। कार्यक्रम के अध्यक्ष कर्नाटक प्रांत के महामहिम राज्यपाल माननीय श्री वाजूभाई वाला जी और हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय सुरेश जोशी जी भैया जी और मैसूर विश्वविद्यालय के कुलपति जिनके आतिथ्य में सारा आयोजन हो रहा है, आप सबसे निवेदन है कि दीप प्रज्वलित करें और कार्यक्रम का उद्घाटन करें। यहाँ से बोलिए, यहाँ से दीप ज्योति। उद्दीप्य स्वजातवेदोपघ्नं निर्वृतिं मम पशुगश्च मह्यमाग्निश जीवनं च दिशो दश। उद्दीप्य जातवेदोपघ्नं निर्वृतिं मम पशुगश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दश। ओम हरिः ओम। उद्दीप्य स्वजातवेदोपघ्नं निर्वृतिं मम पशुगश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दश। ओम। अगर हमारा विद्वत समाज आलोकित होगा और इस आलोक से संपूर्ण जगत आलोकित होने का अनुभव करेगा, ऐसी कामना है और ईश्वर से प्रार्थना है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि, हम सबके श्रद्धेय, हम सबके आदरणीय, जिनका प्रबोधन मार्गदर्शन संपूर्ण देशवासियों को मिलता रहता है, माननीय श्री सुरेश सदाशिव जोशी जी, जिनको हम लोग भैया जोशी के नाम से हमेशा पुकारते हैं और उनका स्नेह पाते हैं। मूलतः इंदौर के निवासी हैं। 1975 से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में इन्होंने अपना सारा जीवन अर्पित किया है। वर्तमान में
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सरकारवाह हैं। विशेष रूप से गुजरात में लातूर उस्मानाबाद क्षेत्रों में जो 1993 में जो भूकंप आया था, उसके पुनर्वास का बड़ा काम आपने किया था। 2009 से अखिल भारतीय स्तर पर संपूर्ण विश्व में जहाँ जहाँ हमारा समाज है, उन सबको आपका आदर्शन मिल रहा है। आपके प्रबोधन के लिए, आपके आशीर्वचन के लिए हम आपका आमंत्रित करते हैं। भैया जी जोशी। आज के इस उद्घाटन समारोह के अध्यक्ष कर्नाटक राज्य के महामहिम राज्यपाल वजुभाई वाला जी, गोवा की महामहिम राज्यपाल महोदया श्रीमती मृदुला सिन्हा जी, इतिहास संकलन योजना के अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्माननीय सतीश मित्तल जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति श्रीमान रंगप्पा जी, बाल मुकुंद जी एवं अन्य मंचासीन महानुभाव, इस सभागार में उपस्थित सभी सज्जन वृंद, माताएं, बहनें तथा भाइयों, आज का यह कार्यक्रम और इस अधिवेशन की जो विषय की कल्पना है वो अपने आप में एक वर्तमान समय में एक महत्व रखती है। 3 दिन यहाँ पर विषयों पर मंथन होगा, कुछ निष्कर्ष निकलेगा और मैं समझता हूँ कि ये समाज के लिए एक मार्गदर्शक बातें यहाँ से सबके सामने प्रस्तुत होगी। वैसे तो इतिहास संकलन योजना का काम एक विशेष भूमिका को लेकर ही प्रारंभ हुआ है। कई प्रकार की भ्रम की स्थितियां दूर करने का संकल्प लेकर इस कार्य का प्रारंभ हुआ। दुर्भाग्य से इस देश का इतिहास जिस ढंग से, जिस प्रकार से प्रस्तुत होना चाहिए था, वो प्रस्तुत नहीं हुआ और उसके कई प्रकार के उसके दूरगामी परिणाम समाज जीवन पर होते आए हैं। दुर्भाग्य से अंग्रेजों के कालखंड में यहाँ के विद्वज्जनों को भी बाहर के विचारों ने प्रभावित किया। यह हमारा दुर्भाग्य रहा है और इसके चलते कई प्रकार की धारणाएं बनी। उस धारणाओं को ठीक करने के उद्देश्यों से और वास्तविक इतिहास दुनिया के सामने आए, इस उद्देश्यों से इस कार्य का प्रारंभ हुआ है। कई प्रकार के विषय इतिहास संकलन योजना ने अपने हाथों में लिए हैं, पर मैं केवल 2 ही बातों का उल्लेख करना चाहूंगा कि जो इस देश की मूलभूत शक्ति का परिचायक रहे। ऐसे 2 विषयों के बारे में जो अद्भुत कार्य इतिहास संकलन योजना के सभी विद्वत महोदयों के द्वारा हुआ है। का पहला विषय था कि आर्य भारत से आए, यह एक मिथ्या है, यह असत्य है, उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वैज्ञान का आधार तो यही बताता है कि आर्य यहीं के थे, कोई बाहर से आए हुए नहीं। परंतु केवल एक इस असत्य को स्थापित करने में अंग्रेज सफल हुए। हम सबके मन मस्तिष्क में बिठाने में सफल हुए। अत्यंत प्रामाणिकता से विचार करने वाले भी उस तथ्य को स्वीकार करने लगे। यही हमारा दुर्भाग्य रहा। लेकिन इतिहास संकलन योजना ने इसके गहराई में जाकर सारे तथ्यों को सामने रखते हुए आर्य कहीं बाहर से नहीं आए। एक इस असत्य के कारण जो भी इस देश पर आक्रमण करने वाले आए, उन्होंने यही कहा कि इस देश पर सभी लोगों ने आक्रमण किया है, कोई नया है, कोई पुराना है। अगर अंग्रेज आप हमें आक्रांता मानते हो तो यहां मुगल भी आक्रांता है
और अगर मुगल आक्रांता है तो आर्य भी आक्रांता है, कोई पुराना है कोई नया है, बाकी सभी लोग बाहर से आए हैं। मैं समझता हूं कि इस मिथक को दूर करने में इतिहास संकलन योजना की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो भविष्य का इतिहास एक सही मायने में सबके सामने लाने में सफल सिद्ध हो गए। दूसरी एक बात जिसके बारे में हमने यहां पर अभी एक प्रस्तुति देखी, वो सिंधु सरस्वती नदी के संदर्भ में है। हम सुनते आए हैं कि यहाँ की सारी संस्कृति, परंपराएं, जीवन के मूल्य उस सरस्वती के किनारे पर विकसित हुए हैं, वहीं पर चिंतन हुआ है। लेकिन कोई पूछता था कि सरस्वती नदी है कहाँ, तो हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं था। मान्यवर मोरोपंत पिंगले जी, हरिभाऊ वाकणकर जी, इन दो महापुरुषों का उल्लेख इस समय स्वाभाविक रूप से हम सबको स्मरण होता है कि उन्होंने देश के वैज्ञानिकों को इकट्ठा करते हुए इसकी गहराई में जाने की बात। अगर ये हमारी मान्यता है कि सरस्वती नदी यहां पर थी तो वो जरूर है। नदियां कभी समाप्त नहीं होती, पानी कम ज्यादा हो सकता है, नदियां नदियां रहती है। और इसलिए इसके लिए कई प्रकार के वैज्ञानिकों ने, विद्वान लोगों ने इसके पीछे अपनी सारी ऊर्जा शक्ति लगाई। और आज हम अनुभव करते हैं कि सरस्वती का जल आज हम आचमन करने के लिए आज हमारे पास उपलब्ध हो चुका है। मुझे एक स्मरण होता है, अपने पूर्व राष्ट्रपति महोदय अब्दुल कलाम साहब, अब्दुल कलाम जी वहाँ गए, उस समय वहाँ पर पानी बहुत कम था। एक श्रेष्ठ मनोभाव उन्होंने व्यक्त किया कि मैं सोच रहा हूं कि मैं यहां पर स्नान करने के लिए कब आ सकूं, मैं इस सरस्वती में स्नान करके अपने आप को पवित्र करना चाहता हूं। इन दो विषयों को लेकर जो काम चला है, मैं समझता हूं कि अपने आप में इस देश की फिर इस अस्मिता को जगाने का प्रयास, इस देश के जन सामान्यों में एक आत्मविश्वास जगाने का जो प्रयास जो होना आवश्यक है, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। कई प्रकार के प्रश्न इस समाज के अंदर, इतना श्रेष्ठ भारत होने के बाद भी आज एक पतन के दिशा में क्यों चल पड़ा, उसके भी कई कारण हैं। सभी कारणों में आज एक सत्र में, एक अधिवेशन में इसमें जाने की संभावना नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसे अधिवेशन उन पतन के कारणों को इंगित करते हुए, संकेत करते हुए हमें किन विषयों पर काम करना है, इसका एक दिशा दर्शन करने वाले अधिवेशन होते हैं। इसी दृष्टि से ये अधिवेशन उस दृष्टि से हमें देखना चाहिए। पतन के कई कारण, स्वामी विवेकानंद ने दो कारणों पर विशेष रूप से संकेत किया। उन्होंने कहा कि कई सैकड़ों वर्षों से, कई दशकों से यहां के सामान्य समाज, जिसको बहुजन समाज के नाम से भी वर्णन किया जा सकता है, अनुसूचित जाति जनजाति इस शब्दों से वर्णन किया जा सकता है, दूर दराज में, पहाड़ियों में, पर्वतों की श्रृंखला में रहने वाला, जिसको आदिवासी कहा जाता है। ये आदिवासी शब्द भी एक षड्यंत्र के रूप में भारत में आया हुआ है बंधुओं, इसको भी समझने की आवश्यकता है। हम तो उसको वनवासी बंधु कहते हैं, परंतु एक वनवासी समाज, वनवासी है जो देश की जनसंख्या का आज भी एक 8.5%, 8.5% पॉपुलेशन है। अनुसूचित जातियां हैं कि जो किसी सामाजिक कुरीतियों के चलते, परंपराओं के चलते पिछड़ गई। एक बहुत बड़ा वर्ग समाज का जो उपेक्षा का कारण बना, पिछड़ा हुआ रहा, यह देश की जनसंख्या के प्रमाण में, प्रतिशत में बहुत कम नहीं है। अपने देश के पतन का एक कारण वो भी रहा है कि हमने ऐसे अपने समाज बंधुओं की उपेक्षा इस समाज ने की है, कई गलत धारणाओं को लेकर चले, इसके कारण। फिर इसमें स्वामी जी कहते हैं कि इस संदर्भ में इस देश को सोचने की आवश्यकता रहेगी। और दूसरा उन्होंने कहा कि किन्हीं कारणों से देश की जो मातृशक्ति है वह भी कुछ वर्षों से उपेक्षित रही है। और इसलिए आज इस अधिवेशन में
इस विषय को लेकर ही 3 दिन की वार्ता चलने वाली है। मैं समझता हूं कि उसके सभी पहलू सबके सामने आने चाहिए। वास्तव में भारत का चिंतन ये तो कभी भी किसी के साथ अन्याय करने का अधिकार नहीं देता है। अधिकार नहीं, वो इस प्रकार की परंपराएं भी देश के अंदर नहीं रही। परंतु आज की जो एक पतन की कंगार पर अगर भारत खड़ा है तो उसका एकमात्र कारण है कि देश के समर्थ समाज ने, देश की समर्थ व्यक्तियों ने, संस्थाओं ने इन 2 प्रकार के वर्गों की उपेक्षा की है। जब तक इस उपेक्षाओं से बाहर नहीं आएंगे तब तक कोई संभव नहीं है। इसलिए इसको बाहर लाना पड़ेगा। और इसलिए भौगोलिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ हो, सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ हो, ऐसे पिछड़े लोग तो हो सकते हैं परंतु अज्ञानी नहीं है। इस देश के आज दुर्भाग्य से व्यक्तियों के और समाज के मूल्यांकन के बिंदु बदल गए, उसके पैरामीटर्स बदल गए। उस पैरामीटर्स को हमें बदलना पड़ेगा। केवल आर्थिक संपन्नता यही अगर किसी के विकास का मापदंड माना जाएगा तो आसुरी शक्तियां भी वैभव संपन्न हो सकती है। हमें सोचना पड़ेगा कि हम दैवी शक्ति के समर्थक हैं कि आसुरी शक्ति के समर्थक हैं। और इसलिए सामाजिक दृष्टि से हो, भौगोलिक दृष्टि से हो, पिछड़ा हुआ समाज आज फिर एक बार इस देश के उत्थान की भूमिका में आना चाहिए। और मैं समझता हूं कि वो, जैसा मैंने कहा, कि दुर्बल हो सकता है परंतु अज्ञानी नहीं है। गांव-गांव की अगर हम विचार करें, देखते हैं हमारे यहाँ के संतों की, सन्यासियों की, महापुरुषों के जीवन को हम देखते हैं। क्षमा करें, यहां पर कई प्रकार के विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए लोग हैं। कौन से ऐसे महापुरुष है कि जिन्होंने किसी विश्वविद्यालय की पीएचडी प्राप्त की होगी, परंतु वो इस देश के अंदर सम्मान के अधिकारी रहे हैं। जन सामान्य को मार्गदर्शन करते वे अपना जीवन बिताया है। इस प्रकार का वैभव संपन्न भारत हमारा रहा है। आज भी वो शक्तियां भले ही थोड़ी सी ढकी हुई होगी, सुप्त होगी, उन सुप्त शक्तियों को जागरूक करते हुए फिर एक बार भारत को उस गौरव का स्थान प्राप्त कराना ये हम सबका मिलकर दायित्व बनता है। हमारी दृष्टि है इस भारत की एक बड़ी विशेष दृष्टि रही है। हम सब मानते हैं कि एक ही चैतन्य से आए हुए हम सब लोग हैं। हमारे यहां पर मान्यता है कि यहां पर प्राणी मात्र में ईश्वर का अंश है। अगर प्राणी मात्र में ईश्वर का अंश है तो कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई पिछड़ा, कोई अगड़ा कैसे हो सकता है। और इसलिए इस चैतना, इस प्राण शक्ति को, इस चैतन्य शक्ति को समझकर सबके साथ एक प्रकार का न्यायोचित व्यवहार इस देश के अंदर जिसकी कमी रही, फिर एक बार उसको स्थापित करने की आवश्यकता रहेगी। न्यायोचित व्यवहार चाहिए। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने अगर गीता में कहा होगा अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, किसी के प्रति भी कोई द्वेष की भावना न हो, लेश मात्र भी न हो, उस सूत्र को, उस विचार को फिर एक बार अपने व्यवहार के द्वारा उसको बल प्राप्त कराना, यह हम सबके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और इसलिए यह एक समझने की आवश्यकता रहेगी। हम अपना कई प्रकार का चिंतन आज पश्चिम के विचारों से प्रभावित हुआ और उस पश्चिम के नापदंडों पर हम भी विकास की और हमें भी समाज के दोषों के निवारण की सोच विकसित हुई। मैं समझता हूं कि उससे भी हमें सबको बाहर आना पड़ेगा। हमें अपनी परंपराओं से सुसंगत यहाँ का जीवन, उस परंपराओं से सुसंगत विचार करते हुए ही कुछ करने की आवश्यकता रहेगी। और इसलिए आज का ये 3 दिन का चलने वाला कार्यक्रम अगर कहीं भारतीय स्त्री, भारतीय महिला, भारतीय नारी इस आसपास इर्द गिर्द चलने वाला है, मैं समझता हूं कि यहाँ पर स्त्री महिलाओं के शक्ति के जागरण का चिंतन है, न कि मुक्ति का। ये मुक्ति का विचार
जहां पर महिलाओं को गुलाम माना गया, जहां को महिलाओं के प्रति हीनता की दृष्टि रखी गई, वहां पर तो मुक्ति की बात हो सकती है। लेकिन भारत के अंदर स्त्री शक्ति के रूप में जाना गया है। स्त्री शक्ति के जागरण की आवश्यकता है और इस शक्ति को हम सब ने देखने की, समझने की आवश्यकता है। यह आज अगर समाज में कुछ कमी है तो इस बात की कमी है। उसके कई प्रकार के दुष्परिणाम हैं। अगर चाणक्य ने कुछ शतकों पूर्व कहा होगा कि मातृवत परदारेषु, इस सिद्धांत को अगर ये समाज स्वीकार कर लेता तो क्यों इस प्रकार के आज की जो महिलाओं की जो स्थिति बन रही है उसके लिए वो क्यों स्थिति बनती। परंतु हमें एक सूत्र को इस चाणक्य ने रखे हुए, परंतु चाणक्य ने भी अपने ही परंपराओं से लिया हुआ सूत्र है, उस सूत्र का बार बार स्मरण करने की आवश्यकता रहेगी कि यहां तो स्त्री शक्ति के रूप में है, मां के रूप में है। परंतु आज की परिस्थितियां बदली, एक मानसिकता हमारी सबकी बनती गई कि पुरुष एक अर्थार्जन का काम करेगा और महिलाएं घर संभालेगी। मैं समझता हूं कि आज के स्थिति में वो सूत्र ठीक नहीं है। ये ठीक है, समाज जीवन के बारे में अपने यहां पर तैत्तरीय उपनिषद में जो बातें कही गई उसमें यह कहा गया है कि ये स्त्री और पुरुष अथवा पति पत्नी, ये जो संबंध है, ये जो रिश्ता है, ये जो स्थिति है, वो द्विदल के समान है। द्विदल अनाज होता है, वो दोनों मिलकर एक होता है। और इसलिए अपने यहां पर सारी जो कुटुंब व्यवस्था बताई गई, वो कुटुंब व्यवस्था अपने समाज के मूलभूत सारे शक्ति का आधार केंद्र रही है। वो एक इकाई है। एक सामाजिक जीवन में प्रवेश करने का प्रारंभ उस गृहस्थाश्रम से ही प्रारंभ होता है। अगर उसको हमने केवल कानूनी अगर माना तो मैं समझता हूं कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। अंग्रेजों के आगमन के पूर्व भारत में विवाह का पंजीकरण होने की कोई पद्धति नहीं थी। ये विवाह का रजिस्ट्रेशन करना ये तो अंग्रेजों ने लाई हुई बात है, क्योंकि उनके देश में थी। उसमें उन्होंने मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट माना। हमने अपने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं, हमने उसको एक आश्रम माना, एक धर्म माना, एक उसका एक मूल्य मानकर हम चलने वाले लोग हैं। परंतु जब यह मूल्य में क्षरण हुआ तब जाकर कई प्रकार की समस्याएं निर्माण हुई हैं। और इसलिए आज के वर्तमान स्थिति में जब हम अध्ययन करते हैं तो जिस प्रकार की शिक्षा पद्धति को हमने अपनाया है, इसलिए केवल अर्थार्जन का काम करने वाले